सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। इसके अलावा ब्यूरो हेड कराची शाहिद जतोई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास हुआ और ताजिरों की सुन ली गई, क्योंकि ताजिर बरादरी बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रही थी। उन्होंने हुकूमत को अल्टीमेटम भी दिया था, टाइम दिया था कि इस टाइम में फैसला कर लें, क्योंकि हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि 6 बजे तक कारोबार खोलने की इजाज़त है। लेकिन कराची के ताजिरों का यह मुतालबा था कि एटलीस्ट कारोबार को 8 बजे तक खोलने की इजाज़त दी जाए। और आज जो इजलास हुआ उसमें यह फैसला किया गया है कि कल से कारोबार 8 बजे तक खोलने की इजाज़त दी गई है। इसके अलावा भी ये कहा गया है वज़ीर आला सिंध की जानिब से कि दुकानदारों को कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करवाना होगी। 15 दिन के बाद सबके कार्ड्स जाकर चेक किए जाएंगे कि किस किस दुकानदार ने कोरोना वैक्सीन करवाई है या नहीं करवाई। इसको लाजमी करार दिया गया है। तालीमी इदारों के हवाले से भी फैसला हुआ है कि 9वीं से ऊपर की जो तमाम क्लासेस हैं उनको खोलने का फैसला किया गया है। कल से वो दोबारा शुरू हो जाएंगी और आउटडोर डाइनिंग की भी इजाज़त दी गई है रात 12 बजे तक। लेकिन शादी हॉल्स के हवाले से ये फैसला किया गया है कि 2 हफ्ते के बाद आउटडोर शादी हॉल्स खोलने की इजाज़त दी जाएगी। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। साहिल और सैलून को भी ओपन करने की इजाज़त दी गई है, लेकिन SOPs के साथ। लगारी साहब, आपके ख्याल में ये बेहतर फैसला है, क्योंकि ताजिर बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहे थे और 2 घंटे ही सिर्फ ऊपर मांग रहे थे। कल भी हम ये बात कर रहे थे। अब 8 बजे तक उनको इजाज़त दे दी गई है और आउटडोर डाइनिंग की भी इजाज़त दे दी गई है। कोरोना के केसेस भी बतदरीज कम हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं, ये फैसला दुरुस्त है? अगर कोरोना के जो केसेस हैं वो कम होते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतर फैसला है और लोगों का बिजनेस होगा। और जो सूरत हाल है मौजूदा, क्योंकि वो नहीं हो रही है, आमदनी नहीं हो रही है, लोग घरों पर बैठे हुए हैं और कारोबार नहीं हो रहा है। जो कारोबार आएगा तो उससे चीज़ें बेहतर होंगी, लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। ये जो उनका खाने के लिए जो होटलों की इजाज़त दी गई है कि वो रात को 12 बजे तक खुले रहेंगे, जो आउटडोर वहाँ पर हैं मुख्तलिफ इलाकों में, तो ये फ़ैसला आ गया है। तो फिर उसके साथ साथ शादी हाल्स के लिए भी ये मौका होना चाहिए था, क्योंकि शादी हाल्स पहले भी जब वो था, वो कोरोना की कम अज़ कम इतनी पासदारी करते थे कि मास्क देते थे, हैंड सैनिटाइज कराते थे लोगों को और ये भी कोशिश करते थे कि डिस्टेंसिंग रखें। तो अगर हुकूमत इस पर भी फैसला करती है तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर। अच्छा लगारी साहब, वैसे ये भी देखा गया है, आज हम एक खबर भी दे रहे थे कि एक्सपो सेंटर में बहुत ज़्यादा रश है और लोगों की बड़ी तादाद है जो वैक्सीनेशन अब लगवा रही है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग वैक्सीनेशन लगवाएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जितनी जल्दी लोगों को वैक्सीनेशन लगेगी उतनी जल्दी पाबंदियाँ भी नरम हो जाएंगी। इस पर आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में तमाम लोगों को वैक्सीनेशन करानी चाहिए और इसके लिए मुश्किलात ज़ाहिर होती हैं, लोगों को आज लाइन से भी खड़ा होना पड़ता है। तो ये उसके बावजूद लोगों को वैक्सीन तो कराना लाजमी है, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जो बहुत ज़्यादा मुतासर करता है और जल्दी जान ले लेता है इंसान की। तो इसलिए बेहतर ये है कि वैक्सीनेशन करा ली जाए। और वैक्सीनेशन कराना कोई ऐसी अफवाहों वाली सुनने वाली बात नहीं है। लोग अफवाहों पर जो है ज़्यादा तवज्जो रखते हैं। वैक्सीन मैंने कराई है और बहुत से दोस्तों ने कराई है। आप शायद जो साहब को कह रही हैं, उन्होंने भी वैक्सीन करवाया है। तो वैक्सीन तो सबको करा लेना चाहिए हमें, और इसमें हुकूमत को भी और ज़्यादा सेंटर्स खोलने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को वैक्सीन दी जा सके। बिल्कुल सही है। शाहिद जतोई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद जतोई साहब, आप क्या समझते हैं, सोशल मीडिया पर बड़ी गलत मालूमात वैक्सीन के हवाले से फैलाई जा रही हैं, इतने र्यूमर्स हैं और उसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं हमने जो कहते हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। उन लोगों के खिलाफ भी अब हुकूमत ने कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। तो क्या कार्रवाई की जाएगी और आप ये समझते हैं कि इस तरह की जो चीज़ें हैं ये रुक जाएंगी अगर हुकूमत कोई कार्रवाई करेगी? मेरे ख्याल में कार्रवाई की बजाय जो है हुकूमत को मीडिया के जरिए ये कैंपेन चलानी चाहिए। लोगों के जहन में जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर करनी चाहिए। जो लोगों के जहन में सवालात हैं या सवालात जो लोगों के जहन में डाल दिए गए उनका जवाब देना चाहिए। जो डॉक्टर्स हैं, तिब्बी माहिरीन हैं, मेडिकल के एक्सपर्ट हैं और जो लोग हैं जो राय आमा को मुतासर कर सकते हैं, उनको मीडिया पे लाया जाए
और वो जो सवालात लोगों के जहनों में है वो उनसे पूछे जाएं। मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि जी 2 साल सोशल मीडिया पे कुछ कैंपेन चली कि 2 साल के अंदर लोग मर जाएंगे, तो इस पे एक पूरी इसके जवाब में कैंपेन होनी चाहिए थी और लोगों को बताना चाहिए था कि ये गलत है। बजाय इसके कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें, लोगों को बताया जाए, उनको गाइड किया जाए कि ये सब कुछ गलत है और जो खबर चली है वो असल खबर थी ही नहीं, खबर कुछ और थी। और ये भी बताना चाहिए लोगों। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि जी मर्दानगी पे असर पड़ेगा, ये इस तरह के खोल के सवालात होने चाहिए मीडिया पे और उनका महरीज देना चाहिए, ताकि जो ये मिथ्स बन गई हैं, ये जो लोगों के जहन में बातें बैठ गई हैं, उनका प्रॉपर उनको जवाब मिल सके। कार्रवाई क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि किसी ने सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डाली, उसका एड्रेस ट्रेस करके उसको ज्यादा से ज्यादा क्या सजा आप ऐसे लोगों के खिलाफ कर सकेंगे। इस कार्रवाई से लोगों के जहन तो तब्दील नहीं हो सकते। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि मीडिया के जरिए कैंपेन चलानी चाहिए और वो जो सवालात लोगों के जहन में है उनको सही तरीके से जवाब देना चाहिए। बिल्कुल। लगारी साहब, आप भी ये समझते हैं कि मीडिया इसमें अपना किरदार अदा कर सकता है? क्योंकि जो बात करें शाहिद जतोई साहब कि क्या कार्रवाई होगी सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा, इसके लिए ज़ाहिर है शऊर देना बड़ा ज़रूरी है और ये मीडिया का काम बनता है कि अवाम को आगाही दें ताकि अवाम के जहनों में जो सवालात हैं वो उनको जवाब मिल सके। रेगुलर मीडिया जो है वो प्रिंट का है या इलेक्ट्रॉनिक का है, उसकी तरफ से कैंपेन का हिस्सा रहे हैं और खबरें भी चलती रही हैं। लेकिन ये जो शाहिद साहब कह रहे हैं वो ये होता है कि जो ख़ास सवाल, टिपिकल सवाल, ऐसी अफवाहें छोड़ी जाती हैं जिनकी कोई बुनियाद नहीं होती, उसके बारे में डॉक्टरों से बात कीजिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके बारे में वजाहत दी है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं, कोई मरने के लिए नहीं है कि जनाब 2 साल तक अब आराम से रहेंगे फिर आराम से मर जाएंगे, ये क्या बात, ऐसा नहीं है। और वैक्सीन कराने से ज़िंदगी महफूज होती है, ज़िंदगी जो है उसको ख़तरात लाक नहीं होते हैं। तो मीडिया जो है, रेगुलर मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इसमें कैंपेन में अपने तौर पर हिस्सा लेता है। खुद हुकूमत को भी आगे बढ़ना चाहिए और उसके साथ शामिल होकर इस कैंपेन को ज़्यादा मौसर बनाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा शाहिद जतोई साहब, हुकूमत की जानिब से ये भी कहा गया है कि दुकानें अगर खोलनी है तो वैक्सीन लाजमी लगवाना होगी। 15 दिन के बाद चेक भी किया जाएगा कि किसने वैक्सीनेशन लगवाई है किसने नहीं, और तालीमी इदारों के लिए भी इसी किस्म के कुछ अहकामात हैं कि साथी के लिए लाजमी है कि वो वैक्सीन लगवाएं। आप क्या समझते हैं इस चीज़ पर किस तरह से अमल दरामद करवाया जाएगा, कैसे चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा? आज मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन सेंटर्स बहुत ज्यादा खोल दिए हैं और सिंध हुकूमत इस हवाले से बहुत ज्यादा काम कर रही है। वैक्सीन जो है उनको फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी मिल रही है और अपने तौर पर भी उन्होंने कुछ ऑर्डर्स दे दिए हैं वैक्सीन मंगवाने के और ज्यादा से ज्यादा ओपन कर दिया है। पहले जो लोगों की लंबी कतारें होती थी और ज्यादा उनको इंतजार करना पड़ता था, मैं समझता हूँ कि अब ये सूरत हाल नहीं है। इंतजार तो अब भी करना पड़ता है, लाइनें अब भी लगी हुई हैं, लेकिन वक्त कम लगता है। इसकी वजह यह है कि वैक्सीनेशन सेंटर और हर वैक्सीनेशन सेंटर पे उन्होंने ज्यादा डेस्क बना दिए हैं वैक्सीनेटर्स की और लोगों को मेरे ख्याल में अब वैक्सीन दस्तयाब है। पहले ये था कि वैक्सीन दस्तयाब नहीं थी और ये असल में हुकूमत की तरफ से ये प्रेशर है लोगों पे कि वो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवा लें। मैं समझता हूँ कि ये अच्छा होगा कि लोग लगवा लें तो बेहतर है। बिल्कुल। ये हुकूमत सिंध जो है अब मुख्तलिफ तालीमी इदारों में भी जाके सेंटर्स कायम कर रही है, मुख्तलिफ अस्पतालों को में भी जाके, अब बड़े बड़े जो अस्पताल हैं, निजी अस्पताल, उनकी वैक्सीनेशन हुकूमत बड़े बड़े इदारों में हुकूमत सिंध ने खुद वैक्सीनेशन की है, मीडिया के इदारों में भी हुकूमत सिंध ने जाकर खुद वैक्सीनेशन की है, इसी तरह तालीमी इदारों में भी जाकर वो कर रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं और इन्होंने इस हवाले से बड़ा बजट रखा है और बड़ी टीमें बना ली हैं। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा सेटअप बन गया है सिंध में। जो फैसिलिटी है लोगों को इससे फायदा उठाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा करा लेना। बिल्कुल। अच्छा लगारी साहब, जी लगारी साहब, लास्ट ईयर भी यही हुआ था कि स्टूडेंट्स को बगैर ही इम्तिहानात के प्रमोट किया गया था। इस बार ये फैसला हुआ है कि पहली से चौथी और छठी और सातवीं के जो क्लासेस हैं उनके इम्तिहानात नहीं लिए जाएंगे, उनको ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन 5वीं क्लास और 8वीं क्लास के जो इम्तिहानात हैं वो चूँकि बोर्ड के इम्तिहानात होते हैं तो वो लिए जाएंगे। लेकिन आप नहीं समझते कि इनको बाकी सारे इम्तिहानात भी लेने चाहिए क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा है पढ़ाई का? हो रहा है, बाज़ दफ़ा बाज़ नागुज़ीर हालात में
ऐसा होता है कि आपको बच्चों को प्रमोट करना पड़ता है। कई दफ़ा सैलाब के ज़माने में, हम एक ज़माना ऐसा था जब चीन में सकाफ़ती इनकलाब आ रहा था, 10 साल तालीमी इदारे बंद हो गए थे। पूरे 10 साल तक, हाँ, पूरे 10 साल तक 1967 से 1977 तक जो है वो तालीमी इदारे नहीं खुले थे। तालीमी इदारे बाद में आकर खुले थे, इसलिए कि उस इनकलाब के दौरान जो है वो जो तालीमी इदारे थे वहाँ पर भी ऐसे अनासर थे जो इनकलाब नाकाम करना चाहते थे। लेकिन बहरहाल वो जो कुछ भी था वहाँ पर हो गया, और उन्होंने तालीमी इदारे बंद रखने के बाद अपने आप को न सिर्फ ये कि रिस्टोर किया तालीमी इदारे को, बल्कि एक बेमिसाल तरक्की का दौर शुरू हुआ। आज चीन जो है वो कहता है कि उसने अपनी प्रोटेक्टिव फोर्सेस को इतना ज़्यादा जो है एक्टिवेट किया है कि वो दुनिया की बहुत बड़ी इकनॉमी बन गई। अब तो बिलाशुबा वो दुनिया की सबसे बड़ी इकनॉमी मानी जाएगी, और उसके फिगर्स बहुत आगे चले गए हैं। उसके पास जो रिज़र्व्स हैं, फॉरेन रिज़र्व, वो अमेरिका से ज़्यादा हैं। अमेरिका के पास इतने डॉलर नहीं है जितने डॉलर चीन के पास। तो मेरे ख्याल में अगर आप अपनी तालीम पर, और टारगेट वो होती है आपकी तालीम किस लिए है। अगर आपकी तालीम सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए है तो वो आपकी सोसाइटी को बेहतर बनाएगी। अगर आप ऐसी चीज़ें पढ़ाएंगे जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा इर्तिका से, तो ज़ाहिर है उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो ये तो होता है कि अगर ऐसा हो गया है तो पहली से चौथी तक लिए जाएं, ऐसे ही प्रमोट किया जाए, और 5वीं के बच्चों से इम्तिहानात लिए जाएं। तो एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहां बच्चे अपना इम्तिहान देकर आगे बढ़ें, पता चले कि इनकी तालीम किस तरह से हो रही है। जो बोर्ड के तहत होते हैं तो मेरे ख्याल में उनको ठीक तरीके से होना चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा शाहिद जतोई साहब, आपको क्या लगता है हालात देखकर, पाबंदियां जिस तरह से अब नरम कर दी गई हैं, आने वाले दिनों में आप इन पाबंदियों को मजीद नरम होते हुए देख रहे हैं, या फिर पहले जैसे हालात दोबारा भी हो सकते हैं और दोबारा भी सख्त लॉकडाउन लग सकता है? मैं समझता हूँ कि जो कोरोना वायरस है इसको तकरीबन यूँ समझ लें कि 1.25 साल का अरसा हो गया है। ऐसा ही है। और पाकिस्तान में आए हुए को 1.5 साल हो गया है इस वायरस को। इस दौरान बहुत सारे लोग जो हैं उनको कोरोना हो चुका है। बाज लोगों का टेस्ट हुआ है और बाज का नहीं हुआ है, और हम जो है मेरे ख्याल में अब हार्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं। पूरी तरह तो नहीं, लेकिन हम हार्ड इम्यूनिटी जा रही है। ओवरऑल वर्ल्ड सोसाइटी हार्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रही है, फिर वैक्सीनेशन भी हो रही है। मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह का सख्त लॉकडाउन का कोई दोबारा मरहला आ सकता है। अब जिन मुल्कों में ज्यादा लोग हलाक हुए हैं या कोरोना मुस्बत केसेस की शरह बहुत ज्यादा है, वो ममालिक भी अपनी इकोनॉमी को खोल रहे हैं और पाबंदियां नरम कर रहे हैं। मैं बेहतर हालात देख रहा हूँ आइंदा 3, 4, 5, 6 महीनों में। हमारे यहाँ वैक्सीनेशन भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और लगता है कि हालात बेहतर होंगे, मजीद सख्त शायद ना हो। बिल्कुल सही है। और नाज़रीन, अब कुछ महंगाई के हवाले से बात कर लेते हैं। मुल्क में महंगाई की जो शरह है उसमें होशरुबा इजाफा हुआ है। मई के महीने में महंगाई की शरह 10.87% रही है। 11 जून को हुकूमत बजट पेश करने जा रही है। कौमी असम्बली का बजट सेशन होगा, और इस बजट का जो हजम है वो 8400 अरब रुपए होगा। गुज़िश्ता साल के मुकाबले की अगर बात की जाए तो 1200 अरब रुपए का इजाफा इसमें किया गया है। और बजट से एक रोज़ पहले इक्तिसादी सर्वे भी पेश किया जाएगा, और उस सर्वे के जो निकात हैं उनके मुताबिक मुआशी तरक्की 2.1% के हदफ के मुकाबले में 3.94% रही है, जबकि ज़राअत, सनत, खदमात के शोबे में अहदाफ हासिल कर लिए गए हैं। तरसीलाते ज़र, बरामदात, फ़ी कस आमदनी, ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा हुआ है। और इस इक्तिसादी सर्वे के निकात के मुताबिक महंगाई का जो 6.5% हदफ है वो पूरा नहीं हो सका, और औसत शरह 8.8% रही है। तिजारती खसारा और बजट खसारा मुकर्ररा हदफ से ज़्यादा रहा है। लगारी साहब, ये जो सर्वे किया गया है ये एक रोज़ पहले पेश किया जाएगा 10 जून को। इस सर्वे के मुताबिक तो ज़राअत, सनत और खिदमात के शोबे के जो अहदाफ हैं वो हासिल कर लिए गए हैं। आप ये समझते हैं कि वाकई ये अहदाफ हासिल कर लिए गए हैं? अगर अहदाफ हासिल हुए हैं तो उसके बेनिफिट्स जो हैं वो क्या ग्रासरूट लेवल पर लोगों को मिल रहे हैं। अगर आपने तरक्की की है, अगर आपकी मैशत बेहतर हुई है, अगर आपने बहुत से अहदाफ, फॉरेन रिजर्व्स के अहदाफ पूरे किए, अगर आपने एग्रीकल्चर सेक्टर के अहदाफ पूरे किए, अगर आपने जो है वो इंडस्ट्री सेक्टर के और सर्विसेज सेक्टर के अहदाफ पूरे किए हैं,
तो सारे अहदाफ पूरे होने के बाद क्या पाकिस्तान को नतीजा क्या मिला, लोगों को उसका क्या बेनिफिट हुआ, क्या सोसाइटी को इसका बेनिफिट गया है, क्या वहाँ से जो समरात हैं वो नीचे की तरफ गए हैं, लोगों को कुछ हासिल हुआ है? अभी तक तो लोगों को कुछ भी नहीं मिला है। लोगों को महंगाई का हर रोज़ एक नए तूफान का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा हर चीज़ महंगी। हुकूमत जब तक लोगों को रिलीफ नहीं देती, इतने बुलंद बांग दावे करने से उसको कुछ नहीं हासिल होगा। असल बात ये लोग देखेंगे कि हमारे घर का चूल्हा कैसा चल रहा है, तो बच्चों को दूध मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो घर की ज़रूरत पूरी कर पा रहे हैं नहीं पूरी कर पा रहे हैं, वो अपने बच्चों की फ़ीस अदा कर पा रहे हैं नहीं अदा कर पा रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल उस वक्त बेहतर होगी जब लोग मुतमईन होंगे। अगर लोग मुतमईन नहीं हैं तो फिर ठीक है, दावे जितने भी करने हों कर लें। बिल्कुल। अच्छा, शेख रशीद साहब बात कर रहे थे ना, उन्होंने ये बात कही कि ऐसी नालायक, निकम्मी और नाअहल अपोजिशन हमने कहीं नहीं देखी। वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को अपोजिशन से कोई ख़तरा नहीं है। साथ साथ उन्होंने इस बात की भी तरदीद की है, जो उनसे पूछा गया कि जो तरीन ग्रुप के वोट हैं वो शायद उनको ना मिलें, तो वो ये कहते हैं कि बजट पर तरीन ग्रुप के तमाम वोट इमरान खान के साथ हैं। लगाई साहब, आपको भी ये इतना आसान लग रहा है कि तरीन ग्रुप के साथ वाकई कोई किसी किस्म के इख्तलाफात नहीं हैं और बजट में तरीन ग्रुप के जो तमाम वोट हैं वो वाकई इमरान खान साहब को पड़ेंगे, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ऑपोजिशन ने टफ टाइम देने का सोचा है कौमी असम्बली के अंदर, वैसे हुकूमत को अपने ग्रुप से भी टफ टाइम मिल सकता है? मेरा ख्याल ये नहीं है। अच्छा। ये कि जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप जो है जी, इस ग्रुप ने पहले से यकीन दहानी कराई थी कि वो जो है बजट के आगे रुकावट नहीं बनेगी। बजट पास करने ये सारे लोग जो हैं वो हुकूमत के हक में वोट इस्तेमाल करेंगे। मुझे ये लगता है कि अपोजिशन, जो मेन अपोजिशन है, वो भी बजट पास करने में रुकावट नहीं डालेगी। PMLN तो बिल्कुल नहीं डालेगी, इसलिए कि उसके बहुत ज़्यादा कुर्बतें हो गई हैं हुकूमत के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ज़्यादा करीब हो गई है, तो इसलिए इस बात का इम्कान कम है कि बजट पास हो सके, क्योंकि बजट पास ना होने की सूरत में हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए कि अगर ट्रेजरी बिल मंजूर नहीं होता है तो हुकूमत कोलैप्स कर जाती है। कोलैप्स कर जाने के बाद की क्या सूरत होगी, यह बहुत मुश्किल मरहला होगा। मेरा ख्याल यही है कि इस पर काबू पा लिया जाएगा और बजट पास हो जाएगा। तो ये क्या सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं इस तरह की बातें करके? क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि हमारे जो तमाम MNAs हैं वो मैं शहबाज शरीफ साहब को देता हूँ और हम तो टफ टाइम देंगे, तो क्या ये सिर्फ बातें ही हैं? मेरे ख्याल में ये तो करीब होने की बातें हैं। PMLN तो पीपल्स पार्टी को ज़रा सा भी नहीं देखना चाहती, कबूल करने को तैयार नहीं है। एक शहबाज शरीफ के भरोसे पर तो पीपल्स पार्टी सारा कुछ नहीं कर सकेगी। शहबाज शरीफ कुछ भी बोले, उनका लबोलहजा कैसा भी हो, लेकिन देखा यह जाए कि नवाज शरीफ का क्या लबोलहजा है। नवाज शरीफ ने पीछे से कहा हुआ है शाहिद खाकान अब्बासी को और मोहतरमा मरियम नवाज को कि वो सख्त स्टैंड है, और पार्टी जो है वही सख्त स्टैंड ले रही है कि वो पीपल्स पार्टी से किसी हद तक किसी सूरत में भी समझौता नहीं करेगी, उसके साथ नहीं बैठेगी। अब पार्लिमानी अपोजिशन का क्या किरदार होता है जो आगे चलकर पता चलेगा, लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप अंडरस्टैंडिंग दे चुका है तो वो हुकूमत को बजट पेश कराने में मुश्किलात का शिकार नहीं करेगी। सही। अच्छा शाहिद जतोई साहब, आपका तज्जिया क्या कहता है? क्या आपको भी ये लगता है जैसे लगारी साहब कह रहे हैं किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं आएगी हुकूमत को और हुकूमत आराम से ये बजट पास करवा लेगी? आप भी एग्री करते हैं इससे? मैं समझता हूँ कि अपोजिशन जो है, जैसा कि लगारी साहब कह रहे हैं, वो बजट पास होने देगी ताकि आगे जो मामलात हैं हुकूमत के, जो हुकूमत जो भी बने, जो भी अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो भी ताल्लुक बने, हुकूमत जो भी बजट के बाद की होगी उसके लिए कोई मसाइल ना हो, हुकूमत चलाने में कोई मसाइल ना हो। एस्टैब्लिशमेंट भी यही चाहेगी कि बजट पास हो जाए, जैसे भी बजट के बाद हालात हों, सियासी हालात हों, कम अज कम ये है कि बजट पास होगा। हुकूमत का जो भी है, जैसी भी है, बजट के बाद जो है वो फिर हर कोई अपनी पोजीशन वाज़ेह करेगा और अपनी सख्तबंदी जो है वो असर नौ करेगा। बजट पास करने में कोई मेरे ख्याल में रुकावट नहीं डालेगा, इसलिए कि आज अगर बजट पास नहीं होता है, इस मरहले पे कोई बहरान होता है, तो फिर ये बहरान जो है फिर रियासती सतह का बहरान बन जाएगा और फिर इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बजट तो हर हाल में पास होगा। बजट तो हर हाल में बाद जो है जी बजट के बाद जो है फिर एक नया सिनेरियो बनेगा। उसमें मुझे लग रहा है कि अपोजिशन के साथ ज्यादा सख्ती होगी,
हुकूमत की तरफ से नहीं बल्कि हुकूमत की पुष्पनाह कुव्वतों की तरफ से ज्यादा सख्ती होगी और हुकूमत को भी फिर वो करना पड़ेगा जो मेरे ख्याल में जो अब तक करती रही है। और अपोजिशन जो है फिर अपनी पोजीशन सही लेगी और उसके बाद लगता है कि जुलाई अगस्त में पाकिस्तान में एक बड़ी सियासी फिजा बनेगी, मुझे लग रहा है। नहीं तो वो जो सियासी फिजा आप कह रहे हैं बनेगी, वो तमाम सियासी पार्टियां अपनी अपनी अलग बनाएंगी या फिर वो जो पीडीएम एक थी जिसको पता नहीं वो कहाँ गई, पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे सब मुत्तहिद होंगी? पीडीएम जो है तकसीम इसलिए हुई कि पीडीएम की मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ अहदाफ थे। सही। अब जो है वो उनको बजट के बाद फिर अपने अहदाफ पे नजरसानी करना पड़ेगी। हो सकता है कि पीडीएम दोबारा जो है मुत्तहद हो जाए, ये भी हो सकता है कि ना हो सके। मजीद इनके अहदाफ जो हैं वो एक दूसरे से ज्यादा तजादात वाले हों, टकराव वाले हो सकता है। और लेकिन एक सियासी फिजा बहरहाल एक भरपूर सियासी फिजा बनेगी बजट के बाद। चलें, अभी हमें ब्रेक नाज़रीन लेनी है और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो कुछ मजीद टॉपिक्स हैं उन पर बात करेंगे। स्पेशली वज़ीर आज़म ने अपने जो तमाम प्रोग्राम्स और कॉन्फ्रेंसेस हैं उनको उर्दू में मुनक्किब कराने का हुक्म दिया है। अब ये किस तरह से पॉसिबिलिटी होगी और ये कितना अच्छा इकदाम है, इस पर बात करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म ने तमाम प्रोग्राम्स उर्दू में मुनक्किद कराने का हुक्म दिया है। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया है कि वो तमाम तकारीब, तमाम प्रोग्राम्स और तमाम कॉन्फ्रेंसेस जिसमें वज़ीर आज़म खुद शरीक हों वो उर्दू में होने चाहिए। और उसकी वजह ये बताई जा रही है क्योंकि हमारी आवाम की कसीर तादाद ऐसी है जो अंग्रेज़ी ज़ुबान नहीं समझती, उर्दू ज़ुबान समझती है। तो इस तरह से जो भी पैगाम वज़ीर आज़म आवाम तक पहुँचाना चाहते हैं वो पैगाम बआसानी हमारी आवाम तक पहुँच जाएगा। लगारी साहब, आप क्या समझते हैं कि ये अच्छा इकदाम है? क्योंकि ज़ाहिर है हमारी बहुत बड़ी तादाद अवाम की ऐसी है जो अंग्रेज़ी ज़ुबान नहीं समझती, उर्दू में वज़ीर आज़म कम्युनिकेट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? तो वज़ीर आज़म हमेशा ही उर्दू में करते हैं, ये बात तो है। लोगों का मसला है यकीनन उनके लिए कि अंग्रेज़ी वो नहीं समझते हैं, लेकिन उर्दू भी इतनी ही समझते हैं लोग। तो उर्दू का एक बड़ा हल्का असर है और बरसगीर में बहुत कदीम ज़ुबान है, लेकिन यहाँ की अपनी ज़ुबानें भी हैं। सिंधी है, सराइकी है, पंजाबी है, बलोची है, पश्तो है। जहाँ जहाँ पर प्रोग्राम हो रहा हो, अगर वहाँ की ज़ुबानों में प्रोग्राम पेश किया जा रहा हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। और उर्दू में यकीनन, क्योंकि उर्दू हमारे मुल्क की एक इतनी वसी इलाके की लोगों की बालक दूसरी ज़ुबान तो है, पहली ज़ुबान उनकी अपनी है और दूसरी ज़ुबान जो है वो उर्दू ज़ुबान है। ज़ुबानों का तासुब नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में, लेकिन लोगों को कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। ठीक है। अच्छा शाहिद जतोई साहब, जिस तरह से लगारी साहब बात कर रहे थे कि ये बात तो है कि वज़ीर आज़म वैसे भी जितनी भी तकरीर करते हैं या कौम के नाम अगर अपना कोई मैसेज देते हैं तो वो उर्दू में ही होता है, तो फिर एक तो इस किस्म का नोटिफिकेशन क्यों जारी करवाया गया? और आप क्या समझते हैं कि अगर ये जारी करवा भी दिया गया है तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ की ज़ुबान मुख्तलिफ है, तो फिर ऐसा भी कुछ फ़ैसला होना चाहिए कि उन इलाकों में उन ज़ुबानों में वज़ीर आज़म का पैगाम जाए? ये इन्होंने, आप ये देखिए कि हमारा जो सरकारी टेलीविजन चैनल है वो मुख्तलिफ ज़बानों में है। उसका मतलब यही है कि ज़बानों को रिकॉग्नाइज किया गया है कि इस मुल्क की और भी ज़बानें हैं और इनके पास इमरान खान साहब अगर अपनी ज़बानों से प्यार करते हैं, बिल्कुल उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, ये बिल्कुल इसका फ़रोग़ मिलना चाहिए, इसमें ही बात होनी चाहिए। लेकिन इन कई बिल पड़े हुए हैं सेनेट में और कौमी असम्बली के सेक्रेटरीट किया गया है कि पाकिस्तान की दीगर ज़बानों को भी कौमी ज़बानों का दर्जा दिया जाए और उनके फ़रोग़ के लिए, उनकी तरक्की के लिए भी काम किया जाए। तो इमरान खान साहब ये क्रेडिट ले लें और इस असम्बली में ये बिल पास करा दें, अपोजिशन भी उनकी हिमायत करेगी, एक अच्छा माहौल भी बनेगा और उनको एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाएगा। अगर वो इस मुल्क की ज़बानों से प्यार करते हैं तो उनको एक कदम आगे बढ़ के ये बिल पास करा लेने चाहिए और दीगर ज़बानों को, जो इस मुल्क की ज़बानें हैं, बड़ी ज़बानें हैं, जो राब्ते की ज़बानें भी हैं, और उनको जो है वो कौमी ज़बान का दर्जा दिलवाना चाहिए। मैदान है कि उर्दू में होनी चाहिए कार्रवाई, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बाकी ज़बानों को भी तरक्की देनी चाहिए
आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस खोसा साहब जो थे, अब वो मुल्तान में, बावलपुर में, डेरा गाजी खान में, इधर उधर सराइकी में तकरीर करते थे, या हमारे बहुत सारे सियासी जो हैं, वजीर आजम, सदर सिंधी में भी तकरीरें करते हैं, सिंधी में भी तकरीर की कार्रवाई होती है, पश्तो में भी होती है, बलोची में भी होती है। मैं समझता हूँ कि अपने मुल्क की जबानों को तरक्की देनी चाहिए, फरोग देना चाहिए, और उन पे हमें फख्र करना चाहिए कि हम अपनी जबानें बोल रहे हैं। ये अच्छा इकदाम है बहरहाल, और इसको मजीद आगे बढ़ाना चाहिए, दीगर कौमी जबानों को भी। बिल्कुल ऐसा ही है। और शाहिद साहब, जिस तरह से आज की हमारी जो ताज़ा और अहम खबर थी वो यही थी कि कराची के ताज़ा ली गई है, उनका जो मुतालिबा था नाजरीन कि 6 की बजाय 8 बजे तक दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए, वो तो सिंध हुकूमत ने मान लिया है, लेकिन शादी हॉल्स को खोलने के बारे में ये कहा गया है कि 2 हफ्ते बाद फैसला करेंगे। रेस्टोरेंट्स को खोलने की इजाज़त मिल गई है आउटडोर डाइनिंग के साथ, तो अगर रेस्टोरेंट्स को आउटडोर डाइनिंग के साथ इजाज़त मिल गई है तो शादी हॉल्स को क्यों इजाज़त नहीं मिली? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी शादी की डेट्स फिक्स हुई हुई हैं और वो काफ़ी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा है। इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है शादी हॉल एसोसिएशन का? राना रईस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। राना रईस साहब, सिंध हुकूमत की जानिब से जो फैसला किया गया है कि 2 हफ्ते बाद शादी हॉल्स खोले जाएंगे, आप लोग इस फैसले से इत्तेफाक करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि एक तवील मुद्दत के बाद सिंध गवर्नमेंट ने जो ये शादी हॉल खोलने की बात की है, ये हमारे लिए एक खुशाइन चीज जरूर है। सही। और हमारे तमाम लेबर में और हमारे जो मालकान है शादी हॉल के, उनमें खुशी की लहर दौड़ी है। लेकिन ये 15 दिन की बात जो उन्होंने की है, हमने अपना मुशावरती इजलास तलब किया है, और मैं इस वक्त जो ऑल ताजिर इत्तेहाद कल हमारा बैठा था, उसमें मैं खुद भी उस मीटिंग के अंदर था। मैं एज अ डिप्टी कन्वीनर हूँ ऑल ताजिर इत्तेहाद कमेटी का, एक्शन कमेटी का। हमने फौरी तौर पे नासिर हुसैन शाह साहब से इल्तिजा की थी कि फौरी तौर पे शादी हॉल इसलिए खोले जाएं कि जो हमारी लेबर है, जो इंटीरियर सिंध के अंदर बैठी है, उनकी क्वांटिटी 3 लाख है जो बेरोजगार हुए हैं। वहाँ 50 रुपए की कोई उनको दिहाड़ी नहीं मिलती है डेली वेजर के तौर पे, और जो कराची में बैठे हुए वो 2 लाख के करीब है लेबर। ये तमाम वो लोग हैं कि जिन्होंने अपनी 3 ईदें यकीन माने मुफलिसी में, भूख में गुजारी हैं, और ये जो 4थी ईद आ रही है अभी, जो कि कुछ ही दिनों के बाद है, आप मुझे बताएं मवेशी मंडी खोल दी, क्या हम लोग, हमारी लेबर जानवर, आप मुझे बताएं अगर मवेशी मंडियों से अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाग ये फैल जाता है, तो क्या आप हमारे बिजनेस को मजीद प्रोलॉन्ग कर देंगे, बंद करना? लेकिन ये वो सारी चीजें हैं, मुशावरत कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ने हमारे बिजनेस को ना खोला, हम इन चीजों को मैच्योर कर रहे हैं, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। नंबर 1 बात, नोटिफिकेशन के इन्होंने क्या 15 दिन का डाला है कि 15 दिन बाद भी खोल देंगे, या पहले की तरह जिस तरह इन्होंने हमें पहले भी आश्रय दिए और शादी वालों को ना खोला और 6 महीने की तवील मुद्दत गुजार दी, उसका जाला तो दूर की बात, हमसे आके बुला के पूछा भी नहीं उन 6 महीनों में आपने किस तरीके से सर्वाइव तो किया। राना रईस साहब, अब आप लोग 15 दिन इंतजार करेंगे या फिर आप पहले ही अपना कोई लाएअमल तरतीब देंगे ताकि सिंध हुकूमत से इस बारे में कोई बात हो सके? हमने एक अपना बहुत बड़ा एक मुशावरती इजलास तलब किया है, जिसके अंदर ताजिर इत्तेहाद एक्शन कमेटी जो कल मिली थी, उनसे भी हम जो है अपना बात करेंगे। इसलिए कि सिर्फ इन्होंने शादी हाल का 15 दिन का जो किया है, इसके अलावा भी हमने अपने मुतालबात में 2 छुट्टियों का भी रखा था कि 2 से 1 की जाए, उन्होंने उसका भी नहीं माना है। तो इसमें 2-3 पॉइंट्स और हैं जो कि उन्होंने अभी इसको हमारे मुतालबात में से नहीं माना है। तो अब हमारी कमेटी इसका फैसला करेगी, जिसके अंदर शादी हाल, रेस्टोरेंट, तमाम चीजें आती हैं। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद एक्शन कमेटी, उसका भी मुशावरती इजलास तलब किया है कि इंशाल्लाह ताला हम इसके ऊपर गवर्नमेंट को जो है वो मैच्योर करके कोई जवाब देंगे, उनसे सवाल करेंगे कि हमारे शादी हालों को भी पहले खोला जाए। इसमें मुद्दत से बंद शादी हाल है, इसकी लेबर की परेशानी को समझते हुए हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं सिंध गवर्नमेंट से, जिस तरीके से इन्होंने शादी हाल की बात की और हमारे कहने को जो हमने मुतालबात रखे उसको तस्लीम किया। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने एक जो बातचीत का दरवाजा खोला है, ये हमारे लिए खुशाइंद है कि हम उनसे तजवीज दें और कुछ बार्गेनिंग करें और वो इसको बिल्कुल सही है। राना रईस साहब, आप बिल्कुल सही हैं और हमारी तरफ से तो हम आपको गुड लक ही कह सकते हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के जो मुतालिबात हैं वो भी माने जाएं और शादी हॉल्स को भी SOPs के साथ खोलने की इजाज़त मिल जाए। ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन से अतर सुल्तान चावला साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं कि रेस्टोरेंट्स के हवाले से क्या उनका
लाएमल है। लेकिन आज जो फैसला सामने आया, वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास हुआ और उसमें रेस्टोरेंट्स के हवाले से ये फैसला किया है कि रेस्टोरेंट्स को आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त दी गई है रात 12 बजे तक। इसी हवाले से बात करेंगे। ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के कन्वीनर अतर सुल्तान चावला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चावला साहब, आप लोगों के लिए तो यकीनन ये अच्छी खबर होगी, रात 12 बजे तक आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त दे दी गई है हुकूमत की जानिब से। कैसे देखते हैं आप हुकूमत के इस फैसले को? राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है, मज़ीद उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद जतोई साहब, उनसे बात कर लेते हैं। शाहिद जतोई साहब, अभी जिस तरह से हमारी बात हो रही थी राना रईस साहब से भी शादी हॉल्स के हवाले से, वो ये कह रहे थे कि हम अपना कल एक इजलास करने जा रहे हैं और उसमें हम अपना लाएमल डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये तो कोई बात ना हुई कि शादी हॉल्स को खोलने की इजाज़त नहीं दी गई। और साथ साथ उनका कंसर्न बड़ा जायज़ है। वो कहते हैं या तो ये कहा गया हो ना कि 2 हफ्तों के बाद शादी हॉल्स खुल जाएंगे, ये भी हो सकता है कि 2 हफ्तों के बाद कह दिया जाए कि जी अभी भी शादी हॉल्स नहीं खुल रहे। उनको बाकायदा तौर पर कोई एक कंफर्म चीज़ नहीं बताई गई कि हाँ शादी हॉल्स इस डेट को खुलेंगे। क्या समझते हैं आप, उनका कंसर्न जायज़ है और वो कोई लाएमल तय करेंगे और टफ टाइम दे सकते हैं हुकूमत को? जी, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जायज़ है, उनका जो तशवीश है उनकी बिल्कुल जायज़ है। ये एक पूरी इंडस्ट्री है और पूरे हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुका है। लोग शादी हॉल्स में ही तकरीबात करते हैं। उसकी वजह यह है कि शहरों में जगह नहीं होती तकरीबात के लिए। शादी हाल ही हमारे सकाफती मराकज़ हैं, समाजी मराकज़ हैं और इनसे लाखों लोगों का रोजगार वाबस्ता है। अच्छा, इन पे पाबंदी लगाई गई थी शुरू में इस वजह से कि लोग वहाँ जमा होते हैं, लोगों का आपस में कांटेक्ट ना हो। हर जगह कांटेक्ट हो रहा है। मुझे नहीं समझ आती ये मंतक कि आप दुकानें तो नहीं खोलने दे रहे हैं, माल्स तो नहीं खोलने दे रहे हैं, लेकिन बचत बाजार लगे हुए हैं और उनमें हजार लोग यक वक्त मौजूद होते हैं बचत बाजार में। आपने मसाजिद में भी देखा है कि लोग नमाज के लिए जाते हैं, वहां भी लोग सैकड़ों और हजारों की तादाद में वहां मौजूद होते हैं। इसी तरह दीगर मजहबी तकरीबात भी हो रही हैं और बहुत सारी चीजें जो है वो हो रही हैं। या तो ये है कि लोगों का कांटेक्ट हर तरह से रोक दिया जाए देना और बाकी शोबों को खोल देना, और उसका कोई फायदा तो नहीं होगा। अगर कोरोना फैलना है तो वो बचत बाजारों में भी फैल सकता है, कोरोना फैलना है तो मजहबी तकरीबात में भी फैल सकता है, कोरोना फैलना है जैसा कि आप कह रहे थे कि मवेशी मंडी लगेगी, यहाँ भी लाखों लोग एक साथ जमा होंगे, वहां भी फैल सकता है। तो फिर या तो सख्त पाबंदी होनी चाहिए, कुछ शोबों को पाबंद कर देना और कुछ शोबों को खोल देना, उनके लिए रियायत दे देना, ये ठीक तो शायद जतोई साहब, आपको क्या लगता है हुकूमत क्या कंफ्यूज्ड है? हुकूमत को क्या समझ नहीं आ रही कि इस चीज़ को बंद करना चाहिए, इसको खोलना चाहिए, या फिर आप ये समझते हैं कि हुकूमत का जहाँ पर बस नहीं चलता उनके मुतालिबात वो मान लेती है और कमज़ोर अगर कोई तबका है तो उसको दबा लेती है? जी, ताजरों ने अपनी बात मनवा ली, उन्होंने कहा जी आपको तो हमें बंद करा सकता है तो करा दे। पॉलिटिकल पार्टीज भी उनके साथ खड़ी हो गई, अब दुकानों का नुकसान लिया गया है और मैं समझता हूँ कि इस तरह नहीं होना चाहिए। या तो आदमी किसी की बात माने ही नहीं और फैसला कर ले कि जी हमने ये करना है तो हम ये करके रहेंगे, या फिर सबके लिए एक जैसा वो होना चाहिए ना, मयार तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। कुछ शोबे बंद हों, कुछ खुले हों, तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती। बिल्कुल, इवन जो मज़ारात हैं उनको भी खोलने की इजाज़त मिली है, लेकिन SOPs के साथ सैलून को खोलने की इजाज़त मिली है, तो शादी हॉल्स को भी खोलने की इजाज़त मिलनी चाहिए। खोलने की इजाज़त मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। मज़ारों पे आप जाके देखें, रख देखें, वैसा है जैसे मामूल के मुताबिक होता है। SOPs का हम लोग ख्याल नहीं करते, हमारे लोग ख्याल नहीं करते, कहीं भी ख्याल नहीं करते हैं। या तो तय कर लिया जाए कि इतना अर्से के लिए मुकम्मल लॉकडाउन होगा और वो शुरू में हो जाता तो शायद ये सूरत हाल ना होती। अब जो है वो एक तजब्जुब है, कंफ्यूजन है, लोग परेशान हैं, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। अब उस पर सोचना, मैं समझता हूँ हुकूमत सिंध के जो शुरू के इक़दाम पे बहुत अच्छे थे, सख्त लॉकडाउन किया, सख्तियाँ की, तो कुछ रुका। कराची जो है इसमें पूरे मुल्क के लोग ट्रैवल करते हैं, कराची में फैलने का मतलब पूरे मुल्क में फैल जाता और फैला भी है, यही फैला जहाँ उन्होंने सख्त कंट्रोल किया तो बहुत कुछ रुका है। और लेकिन अब जो है मेरे ख्याल में हालात बदल गए हैं, अब सूरत हाल बदल गई है, हार्ड इम्यूनिटी भी हो गई है, वैक्सीनेशन भी हो गई है
और जिनको होना था वो हो भी गया है तकरीबन लोगों को। ठीक है, अब बैठ के सोचना चाहिए, कारोबार और लोगों के रोजगार के बारे में जरूर सोचना। बिल्कुल, रोजगार और बारे में सोचना चाहिए। शाहिद जतोई साहब बहुत शुक्रिया आपका, नज़ीर लगारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अब अगले हफ्ते फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें इजाजत दीजिएगा, अल्लाह ने के मान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।